हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज पर द सिलेबस ऑपरेटर्स एंड चेंज ऑफ स्टेट। ओके, सो हम पोलराइजेशन पे नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली जो चीज़ हमारे पास इम्पोर्टेंट है उसी पे फोकस करेंगे। वी डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द apparatus बाय एन ऑपरेटर ए। सपोज हमारे पास कोई क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर है। अब ये ऑपरेटर क्या होता है, ये आपने यूजी में पढ़ा है, ठीक है। जो किसी फंक्शन पे जब अप्लाई होता है तो उस फंक्शन की वैल्यू चेंज, मतलब फंक्शन को ही चेंज कर देता है, वो ऑपरेटर होता है। और ये किसी स्टेट फाइव पे ऑपरेट होता है। सो हमारा ऑपरेटर जो है वो फाइव पे ऑपरेट होता है और उससे हमें नई स्टेट मिल जाती है काई। ठीक है, उससे हमें नई स्टेट मिल जाती है। अब इसे काई बोलूं या एक्स बोलूं, वैसे सिंबल तो काई का है। सो फाई जो है वो काई में कन्वर्ट हो जाता है इफ वी ऑपरेट दिस स्टेट बाय ऑपरेटर ए। सो यहाँ पे इक्वेशन 2.30 देखिए कि जब फाई स्टेट पे ए ऑपरेटर अप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, हमें काई स्टेट मिलती है। ये हमारी नई स्टेट आ गई। ठीक है, वी से दैट एन ऑपरेटर मैप्स अ स्टेट वेक्टर इन हिल्बर्ट स्पेस ऑन टू अनदर वेक्टर इन द सेम हिल्बर्ट स्पेस। यहाँ ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमने हिल्बर्ट स्पेस के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था। हिल्बर्ट स्पेस में जो वेक्टर होता है उसे हम क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर कहते हैं। तो जहां पर हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, जब हम ये ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस के किसी एक वेक्टर पे ऑपरेट करवाते हैं तो जो रिजल्टिंग वेक्टर हमें मिलता है वो भी हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर ही होता है। इसका यही मतलब है। एन ऑपरेटर इज लीनियर इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन बाय 2.31। कोई भी ऑपरेटर लीनियर कब होगा, अगर उसका राइट हैंड साइड यानी कि ए ऑपरेटर जो है वो A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 पे एक साथ ऑपरेट होता है तो वो सेपरेट हो जाता है। यानी A1 जो है वो बाहर आ जाएगा और A फाई 1 पे ऑपरेट हो जाएगा। सिमिलरली A2 बाहर आ जाएगा और A फाई 2 पे ऑपरेट हो जाएगा। ये लीनियरिटी की कंडीशन है जो कि बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमने पढ़ी थी, श्रोडिंगर इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर, सॉरी ऑपरेटर वाले टॉपिक में। Since the superposition principle is strictly valid in quantum mechanics, all quantum mechanical operators must be linear। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर होते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। Just as we define a state vector phi by its coordinates, the amplitude I phi in some complete basis I, an operator is defined by giving its matrix elements in a particular representation. Consider the state phi expressed in the basis I where। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास में जब भी हमारे पास में देखो कोई फाई जो है वो स्टेट है और जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास में, हमने प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा था। सो जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होगा आई और फाई, ये जो चीज है ये रिप्रेजेंटेशन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड आ गया आई और फाई। और फाई को एक्सप्रेस किया जा सकता है अगर आई बेसिस में करना है तो इस एक्सप्रेशन से। और ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, अगर आप प्रीवियस 5 या 4 लेक्चर्स हमारे देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किसी भी स्टेट को किसी बेसिस के अंदर हमें एक्सप्रेस करना हो तो उसे इस तरह से किया जा सकता है। वो वाला देखना जिसमें हमने ए को किया था इस तरह से, समेशन आई आई और ए, इस तरह से हमने ए को किया था एक्सप्रेस। ठीक है, when the operator a acts on this state। अब हम क्या करेंगे, इस जो यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, a ऑपरेटर से ऑपरेट करवाएंगे। सो अभी अभी अपन ने कहा था कि जब a फाई पे ऑपरेट करता है तो रिजल्टिंग स्टेट जो होती है वो काई होती है। सो काई विल बी इक्वल टू a फाई, यानी कि राइट हैंड साइड में भी हमें a ऑपरेटर ऑपरेट करवाना पड़ेगा। सो ये टर्म एज इट इज लिखा है, ये टर्म यहाँ पे एज इट इज लिखा है और ऑपरेट किससे करवा दिया, a से करवा दिया। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। सो द स्टेट काई दैट वी कैन एक्सप्रेस इन द सेम रिप्रेजेंटेशन थ्रू दिस। हमारे पास में अब हमने क्या किया है कि जिस तरह से हमने फाई को एक्सप्रेस किया था, कैसे, इस ये वाली इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे ऑपरेटर से पहले वाली। फाई को हमने लिखा था आई बेसिस में, आई बेसिस में कैसे लिखा था, इस तरह से। अगर हमने फाई को ऐसे लिखा था तो काई को भी ऐसे लिखा जा सकता है दूसरे बेसिस में। और दूसरा बेसिस कौन सा, मान लीजिए जे बेसिस लेते हैं तो सेम टू सेम आई की जगह जे रखना है, आई की जगह जे रखा है और फाई की जगह काई हो जाएगा।
करेक्ट। जिस तरह से फाई को एक्सप्रेस किया जा रहा है आई बेसिस में, उसी तरह से काई को एक्सप्रेस किया जा रहा है जे बेसिस में। तो ये इक्वेशन 2.32b जो है वो मैंने जो नीचे लिखी हुई है वही है, तो ये कहीं नई नहीं आई है। जो हमने फाई के लिए लिखा था, हमने फाई के लिए आई बेसिस में लिखा था, उसी तरह से काई के लिए हमने जे बेसिस में लिखा था। विल बी कंप्लीटली डिफाइंड इफ वी नो द एम्पलीट्यूड जे काई। लेकिन ये काई हमें तब पता चलेगी जब हमें ये जे और काई का मिला के, यानी ये जे और काई का मिला के जो एम्पलीट्यूड आ रहा है इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? सो दीज कैन बी फाउंड फ्रॉम इक्वेशन 2.32a बाय क्लोजिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट विद, हमें क्या चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जे काई। 2.32a को देखो, 2.32a में काई तो है हमारे पास में, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको जे से ऑपरेट, इससे जे से क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देंगे जे से, तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। सो क्लोजिंग जो करी है वो देखो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास आ जाएगा जे काई, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, समेशन। पहले कितना था हमारे पास में, ए ऑपरेटर आई और यहाँ पे फाई था। अब ये था हमारे पास में किसके इक्वल, काई के इक्वल, ये था 2.32a। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड से जे से इसको क्लोज किया है, तो यहाँ पर भी ए के आगे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, तो हमने जे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन आई होप आपको समझ में आ गई। नाउ इंट्रोड्यूसिंग दिस रिजल्ट इनटू 2.23b। अब बी के अंदर इसको डाल दो वापस। बी के अंदर हमें कहाँ पे चाहिए थी, ये एक्सप्रेशन कहाँ चाहिए था? सो इसको देखो एक बार, कहाँ चाहिए हमें, इस जगह चाहिए, करेक्ट। तो अब मैं 2.32 को रीराइट कर रही हूँ, तो एलएचएस में काई लिखूंगी, राइट हैंड साइड में जे लिखूंगी, और जो प्रोडक्ट आ रहा है ये जे के एम्पलीट्यूड आ रहा है, इसकी जगह कौन सा रिजल्ट लिखेंगे, ये वाला रिजल्ट लिखेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा काई है, एज इट इज आ जाएगा, समेशन आई और जे दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों बेसिस हमारे इंक्लूड हो रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर, तो समेशन आई और जे दोनों आ जाएंगे। और हमारे पास में जो वैल्यू हमें जे एक्स की मिली थी, सबसे पहले हमारा जे था, यहाँ पे जे की जगह एज इट इज है, और यहाँ पे पूरा का पूरा पहले क्या था हमारे पास, जे और काई। वीडियो बैक करके देखना या नोट्स प्रिपेयर करते जा रहे हो तो उसमें देखना। सो जे काई की जगह हमारे पास में ये वाला एक्सप्रेशन आ चुका है। नाउ it is clear from the above result that if we know the amplitudes, suppose हमारे पास ये बीच वाला पार्ट मतलब जिसको मैं करती हूँ ब्लू से, सिर्फ इतना सा जो मैं ब्लू कलर के सर्कल में इंक्लूड कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज जे, ए ऑपरेटर और आई। अगर हमें ये पता चल जाए, और इसको हम लिखते हैं सपोज ए जे आई से, ठीक है। इफ वी नो द एम्पलीट्यूड दिस, तो जैसे ही हमें ये पता चलेगा हम यहाँ बीच में इंसर्ट कर देंगे और हमें काई स्टेट पता चल जाएगी, ठीक है। बिटवीन ऑल स्टेट आई ऑफ द बेसिस वी कैन डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द ऑपरेटर ए ऑन एनी आर्बिट्रेरी फाई। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या है, इफ द बेसिस हैज एन स्टेट, अगर बेसिस में एन स्टेट है, तो जो आई है स्टेट हमारे पास में, उसमें भी एन स्टेट्स होगी, और जे में भी एन होगी। तो यहाँ पर तो जे भी आ रहा है और आई भी आ रहा है, तो हमारे पास कितने एम्पलीट्यूड होंगे, एन क्रॉस एन, यानी कि हमारे पास में एन क्रॉस एन एम्पलीट्यूड होंगे इक्वेशन 2.33 में, ठीक है। Completely define the operator A. In fact, it is sufficient to know the amplitudes of 2.33 in only one particular representation, because if we wish to work in a different basis mu, we can write equation 2.32c in the following form. Oh God, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमें, कि अगर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये भी देखा था कि अगर हमें एक बेसिस में वो चीजें पता हो, तो किसी यहाँ पर मतलब कहा जा रहा है कि अगर हमें किसी दूसरे बेसिस में भी लिखना हो काई को, जैसे काई फिलहाल हमने अभी लिखा है आई और जे के टर्म में, अगर आई और जे के साथ हमारे पास में और भी दूसरे बेसिस लेना पड़े हमें, जैसे म्यू आ गया, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, तो 2.32c को हमने किस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर 2.3, ये देखो आप, सिर्फ इसको फोकस करना, और एक इक्वेशन 2.34a देखो, बिल्कुल सिमिलर सी है। किया क्या है हमने यहाँ पर, बीच वाला पार्ट जो है ये एज इट इज रखा है, जे और आई के बीच में है ना, तो ये यहाँ पे जे और आई के बीच में है, करेक्ट। और हमारे पास में यहाँ पर ये जे जो है, इस जे को अपन क्या लिख सकते हैं, नाउ इट इज अ स्टेट, ये एक स्टेट है, और एक स्टेट को लिखने का तरीका हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर स्टार्टिंग में देखो, किसी स्टेट को आप कैसे लिख सकते हो,
किसी भी स्टेट को आप ऐसे लिख सकते हो, कहाँ गया वो वाला पार्ट यार, इक्वेशन ये देखो एक बार, किसी स्टेट को लिखने का तरीका हमारे पास में, जैसे काई है, मैंने क्या ये वाला, सॉरी ये वाला देखो, ये मैंने बताया था आपको ना। तो अगर मैं जे को लिखना चाहूँ, जे है ना वो भी तो मेरा एक स्टेट ही है, अलग रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहूँ, मान लीजिए म्यू में लिखना चाहूँ, तो आई की जगह मेरा क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, म्यू में लिखना चाह रही हूँ मैं उसको, है ना। सो मेरा यहाँ पे म्यू या न्यू आ जाएगा जो भी है, और ये म्यू आ जाएगा, और वापस यहाँ जो स्टेट है हमारा जे, वो एज इट इज आ जाएगा। सो इस कंडीशन में 2.34 को देखना, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो इक्वेशन 2.32 का सी था, उसमें फर्स्ट में जो जे लिखा हुआ है, इस जे को बिल्कुल ऐसा स्टेट मानो जिसे खुद को हम एक्सपांड कर रहे हैं अलग बेसिस स्टेट्स में, म्यू या न्यू वाले में। तो जे को एक्सपांड किया हमने किसमें, न्यू में। सो जे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो जे कैसे आएगा मेरा, जे को मैं लिख रही हूँ न्यू वाले रिप्रेजेंटेशन में, तो समेशन आएगा, फिर न्यू आएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा न्यू, और वापस आ जाएगा जे। ये मैं जे को ऐसे लिख सकती हूँ बिल्कुल जैसे मैंने अभी ए में बताया था। तो ये तो आ गया जे का, करेक्ट। फिर हमारा जो ये था, ये वाला बीच वाला टर्म था, ये तो सेम टू सेम रखा है हमने, करेक्ट, इसमें तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया है। और यहाँ पे हमारे पास में कितना है, आई। अब ये जो आई स्टेट है, जैसे आपने जे के लिए लिखा वैसे अपन आई के लिए भी लिख सकते हैं, बस ये किस में था हमारा, कैट में था, और वो किस में हमारा, ब्रा में है। तो जब ब्रा में होता है तो कैसे लिखा जाता है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा है। सो ब्रा में हमारे पास में क्या होता है, पहले ब्रा में आएगा, आई को लिखना है तो ब्रा में आएगा आई, यानी कि ये जो जे होता है ये कैट में आता है इसलिए लास्ट में आता है, अगर ये ब्रा में होता तो ये समेशन के अंदर यानी इस प्रोडक्ट से पहले आता, और ये आपने म्यू में लिखा है, अब ये चीज हमें म्यू में लिखनी पड़ेगी। सो आई के साथ में यहाँ पे म्यू आएगा, और इस तरह से म्यू आएगा, और ये हमने इस तरह से पूरा लिख दिया, और लास्ट में यहाँ पे जो फाई है वो एज इट इज है, ये फाई हमने एज इट इज लिख दिया। तो कुल मिला के अब मैं बता देती हूँ शॉर्ट में क्या किया है, 2.32 सी के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट मी जस्ट टेल यू इन शॉर्ट। ये बीच वाला पार्ट हमने एज इट इज रखा है, इस जे को हमने एक्सपांड किया है न्यू बेसिस में, और इस आई को एक्सपांड किया है हमने म्यू बेसिस में, बाकी टर्म्स हमने टच भी नहीं किए हैं, और हमें 2.34 ए मिल चुका है। ये लेक्चर आपको तब समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाले लेक्चर अच्छे से देख लेंगे। सो हमने क्लोजर रिलेशन यूज कर लिया, आप डायरेक्टली यहाँ क्लोजर रिलेशन से भी ये चीज कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, सिंस nu j and I mu are the elements of the transformation from of basis j to basis nu। यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि ये म्यू j है, ये j से न्यू में जा रहा है, क्योंकि हम जब इस तरह से लिखते हैं ना न्यू और j, तो ये हमारा इनिशियल स्टेट होता है और ये हमारा फाइनल होता है, तो ये j से न्यू में ट्रांसफर हो रहा है, और ये म्यू से i में, तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम j टू न्यू, j से न्यू में गया, और दूसरा हमारे पास में म्यू से i में गया। So we can always evaluate 2.34a if the amplitude this are given in one basis। अगर हमें ये पता चल जाए तो बाकी हम पता कर लेंगे। अब हमारे पास में क्या है कि ये जो बीच वाला टर्म था ये वाला, इसमें हमने देखा था कि j और बीच में ऑपरेटर a लगाया, और यहाँ था ये जो एलिमेंट हमें मिले थे, ये कितने मिले थे, n क्रॉस n एम्प्लीमेंट मिले थे। तो हमारे पास में कितने, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में समझाए तो वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, n बाय n की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। This should be compared to a state vector which is defined by a column of n amplitude and to an amplitude which is defined by a single complex number। ये जाने दो, छोड़ो। The elements a j I of the matrix are defined by equation 2.33। जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से डिफाइन होंगे, a j I है, सो j की वैल्यू 1 2 3 और i की वैल्यू 1 2 3, अगर 3/3 मैट्रिक्स रखनी है तो, n बाय n रखनी है तो i की वैल्यू n तक होगी और j की वैल्यू n तक होगी। एनीवेज, अब हमारे पास में यहाँ पे हमने लिखा है कि a के आगे j और i है, और ये शॉर्ट फॉर्म में ये कैसे लिखा था, एक्चुअल में ये इस तरह से लिखा था, है ना, एक्चुअल में ये इस तरह से लिखा था। हमें पता है जब किसी मैट्रिक्स एलिमेंट को इस तरह से लिखते हैं तो ये जो पहले लिखा हुआ होता है, पहला नोटेशन होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाद में लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सो द फर्स्ट इंडेक्स इन दिस केस j लेबल्स द रो ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स की रो को रिप्रेजेंट करेगा, while the second index जो कि I है, it labels the column। The amplitudes in the matrix defining A depend on the representation just as the expansion coefficient of a state vector depend on the representation। ये बिल्कुल जो है representation पे डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रा और कैट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। तो अब अपन क्या करेंगे,
इक्वेशन 2.34a indicates how the matrix element AJI transforms when the basis is changed. अगर बेसिस को चेंज करते हैं तो AIJ जो है वो कैसे बदल जाता है। सो ये 2.3a में हमें कहा गया है। सो 2.3a देखो एक बार, बेसिस चेंज किया है यहाँ पे। सो बेसिस चेंज करने से क्या किया है यहाँ पे अपना अपन ने, यहाँ पर म्यू जे है, यहाँ ओ ओके ओके ओके, ये जे आई था, जे आई में अपन ने इस जे आई को कैसे लिखा था, ए जे आई लिखा था, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, बेसिस चेंज करना है, करेक्ट। जे की जगह क्या लाना है, म्यू न्यू लाना है, और आई की जगह क्या लाना है, म्यू लाना है। तो बेसिस चेंज कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए बेसिस चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में इसको एज इट इज रखो, जे और ए और आई, ये तो पहले से ही था हमारे पास में, लेकिन हमें बेसिस चेंज करना है ए ऑपरेटर का। तो यहाँ पर पहले आई था ना, अब आई से हमें किस में जाना है, म्यू में जाना है। तो देखो यहाँ पर ये टर्म आ गई, क्योंकि ये जो है हमारे पास में चेंज हो जाता है म्यू से आई में। क्योंकि जब भी ये प्रोडक्ट लिखते हैं अपन, इफ यू रिमेंबर, ये फाइनल स्टेट होती है और ये इनिशियल स्टेट होती है, इनिशियल से फाइनल में जाते हैं। सो यहाँ बेसिस चेंज करना है अपन को, तो लेफ्ट हैंड साइड में म्यू लिखा हुआ है, और हमारे पास में पहले कितना था, आई था। तो हमें जो है म्यू से आई में जाना, तो यहाँ से अपन क्या आ गए, म्यू से आई में। सिमिलरली यहाँ पर जे से किस में आ गए, म्यू न्यू में आ गए। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो न्यू बेसिस सेट हो गया। न्यू बेसिस सेट हमारा न्यू और म्यू में है, तो राइट हैंड साइड में हमें दो टर्म एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, एक तो न्यू और जे वाला, जो कि ये बता सके कि जे से अब आप किस में पहुंच चुके हो, न्यू में पहुंच चुके हो, और एक हमें डालना पड़ेगा आई और म्यू, जो कि ये बताएगा कि आप आई से म्यू में आ चुके हो अब, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट, दो चीजें हमने डाली है। नाउ आइगेन स्टेट्स एंड आइगेन वैल्यूज ऑफ एन ऑपरेटर। अ मैट्रिक्स इज हर्मिशियन इफ, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन तब होती है जब वो मैट्रिक्स जो होती है वो अपने ट्रांसपोज का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल आती है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, हर्मिशियन होगी। सो ए इज इक्वल्स टू, और ए डेगर के इज इक्वल्स टू आएगा, और ए डेगर का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज के बाद में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना, उसे ए डेगर कहते हैं। मैट्रिक्स एलिमेंट के टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, ए की जगह अगर ए जे आई है, तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है और कॉलम को रो में। तो ए जे आई जो है, अगर ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेते ही ये जे आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई जे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोज तो ले लिया, अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, तो ये हमें 2.35 बी वाला रिलेशन मिल जाएगा। If a matrix is Hermitian, an important theorem states that it is always possible to find a basis mu in which the matrix A is diagonal. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके पास। So by diagonal we mean that A mu nu जीरो होगा जब जब म्यू और न्यू नॉट इक्वल होंगे, मतलब मैट्रिक्स में केवल डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनके लिए म्यू और न्यू सेम होंगे। जैसे डायगोनल पे कौन कौन होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4, और ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट पे आपके पास 1 2 2 1 1 3 3 1, ये वाले सारे जीरो हो जाएंगे, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। सो हमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है, तो एक थ्योरम ये कहती है कि इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ बेसिस म्यू, जिसके अंदर हमारी जो मैट्रिक्स होगी ए न्यू म्यू, वो हमेशा क्या होगी, डायगोनल होगी। and only the elements mu mu new new mu mu etc may be different from the zero, यानी डायगोनल में ये सारे नॉन जीरो होंगे। फर्दर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होते हैं। आई थिंक ये सारी थ्योरम आपने बीएससी के क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज प्रूव की है ये थ्योरम। सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वेशंस, अब इसका डेरिवेशन यार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वाली जो थ्योरम है इन्होंने, हम तो रिजल्ट ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसका मैं लास्ट में यूनिट कंप्लीट, यूनिट नहीं मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, उसमें देख लेंगे। नहीं तो आप ना, मैं आपको लेक्चर बता दूंगी कि ये थ्योरम जो है वो मैंने आपको उसमें देखना है। बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई है मैंने ना, बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स में इन थ्योरम का प्रूफ किया हुआ है। बस वो बेसिस स्टेट्स के टाइम पे नहीं किया हुआ, क्योंकि तब बेसिस स्टेट्स का इंट्रोडक्शन इतना हुआ नहीं था। लेकिन हाँ, ये प्रूफ किया हुआ था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो रियल होते हैं। So since by the definition of 2.35a and 2.35b हमें क्या मिलेगा,
सो सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ए न्यू न्यू, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास में, अगर हर्मिशियन है तो ये अपने डेगर के इक्वल होगी, तो ये डेगर लगा दिया यहाँ पे, और न्यू न्यू है, और डेगर का मतलब क्या होगा, उसका ट्रांसपोज लेना है। अब ऑलरेडी हमारे पास न्यू न्यू ही लिखा हुआ है, तो ट्रांसपोज भी न्यू न्यू ही आएगा और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लग जाएगा। तो ट्रांसपोज लेने का कोई मतलब नहीं है, टी को हटा दो, क्योंकि वापस क्या मिलेगा, ए न्यू न्यू ही मिलेगा, और हमें इक्वेशन 2.36 बी मिल जाएगा। The elements A nu nu of the matrix A when it is in diagonal form are called its eigenvalues. So जो elements हमें मिले हैं, तो जब हमारे पास में ये A न्यू न्यू डायगोनल फॉर्म में होती है, तो एलिमेंट मैट्रिक्स में सारे जीरो होंगे, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट सरवाइव करेंगे, नॉन जीरो होंगे, और वो सारे की सारी क्या कहलाएगी, उस मैट्रिक्स की हमारे पास में आइगन वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो द एन ही मिलेगी। अगर आपके पास n बाय n की मैट्रिक्स है ना, उसमें n एलिमेंट इधर है, n एलिमेंट इधर है, तो आपके पास में जो डायगोनल पे एलिमेंट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, n ही मिलेंगे। तो n आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल and can all be distinct or some of them may be identical and eigen value can be positive, negative or zero। ये हमारे पास हर्मी, अगर आप कहीं पर भी डालेंगे ना, इवन मैथ्स में भी आप डालेंगे ना प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ये सारी आ जाएगी, है ना। तो इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है, अगर आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स के ये सारे प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं अलग से सिर्फ हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे एक लेक्चर बना दूंगी, क्योंकि वो मैथमेटिकल फिजिक्स में भी, आई डोंट नो मैथ्स में है या नहीं है, बट ये मैंने क्वांटम में तो पढ़ा रखा है। नाउ an operator is said to be Hermitian if its matrix elements aij form a Hermitian matrix। यहाँ पे क्या है, अब तक हम बात कर रहे थे हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में, लेकिन हमने हर्मिशियन ऑपरेटर की बात नहीं करी। सो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हर्मिशियन ऑपरेटर, जस्ट गिव द डेफिनेशन। तो आप क्या बोलेंगे, एन ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ इट्स मैट्रिक्स एलिमेंट्स, उसके मैट्रिक्स एलिमेंट्स ए आई जे, और वो पता ही है कैसे कैलकुलेट करने होते हैं हमें, ए आई जे में जो होता है आई ए एंड जे, ये एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास में क्या होने चाहिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स बननी चाहिए। इन एलिमेंट्स में जैसे जो मैट्रिक्स बनेगी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स बननी चाहिए, तो फिर ऑपरेटर ए क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। कंसिडर देन अ हर्मिशियन ऑपरेटर एंड लेट अ पर्टिकुलर बेसिस म्यू बी सच दैट द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इज डायगोनल। तो हमारे पास में अगर मान लीजिए ए, हमारे पास में हम बेसिस सेट लेते हैं सबसे पहले म्यू, ठीक है, ये हमने बेसिस हमने बेसिस ले लिया, बेसिस तो है हमारे पास म्यू, ओके, और हमारे पास इससे मैट्रिक्स बनती है न्यू म्यू, ये हमें एलिमेंट मिलते हैं, और ये मैट्रिक्स हमारी है डायगोनल। अगर ये डायगोनल है, इसका मतलब, डायगोनल का मतलब है केवल डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो सर्वाइव करने चाहिए। सो इसका मतलब है हमारे पास ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि न्यू और ए और म्यू, ये जो मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स के अंदर जब जब न्यू और म्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो वो एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे, जीरो, यानी ये 2.37 ए वाली जो कंडीशन है ये डायगोनल होने की कंडीशन है। ठीक है, और वो ऑर्थोनॉर्मल होंगे, ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, म्यू और न्यू बीच में कोई ऑपरेटर नहीं आता है, ये डेल्टा म्यू न्यू के बराबर होता है, यानी जब दोनों सेम बेसिस हैं तो हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू 1 विच इज द नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, एंड दिस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड विल बी 1 इफ न्यू एंड म्यू आर इक्वल, that will be a condition of okay, when it will be 1 it will be the condition of normalization and the product will, this value will be 0, then it will be orthogonal condition। We now use 2.32c to find the effect of the operator a on one of the basis states mu। हम a को mu पे अप्लाई करते हैं, a को हम mu पे अप्लाई करते हैं और 2.32c के को यूज कर लेते हैं। तो 2.32c जो है वो एक बार आप देख लो, ये रहा 2 पॉइंट, है ना, ये हमारे पास है, ये रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें म्यू लिखना है, ये जैसे काई लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अपन ने म्यू लिखा है, और म्यू को जैसे यहाँ पे जे लिख रखा है, यहाँ पे आई लिख रखा है, यहाँ पे ए ऑपरेटर लिख रखा है, यहाँ पे फाई लिख रखा है, तो ऐसे ही अपन म्यू को लिखेंगे सबसे पहले और फिर उस पे ए अप्लाई करेंगे। तो पहले म्यू को लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या था, पहले देखो काई में क्या था हमारे पास में, जे ए आई और फाई, ये था 2.32c, इसी तरह से हमने म्यू लिखा है, करेक्ट।
हमने यहाँ पे म्यू लिख दिया है, तो हमारे पास में और ये क्या, और हाँ सॉरी, काई क्या था बेसिकली, काई क्या था जब ए 5 पे ऑपरेट हुआ था। सो बेसिकली काई हटा दो तो ये जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है ये ए 5 का है। सो अब अगर ए म्यू का लेना है, ए म्यू का लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जे की जगह आप कोई दूसरा बेसिस ले लो, तो हमने जाई ले लिया। आई की जगह आप कोई दूसरा बेसिस ले लो, तो मैंने न्यू ले लिया। ऑपरेटर तो ए ही है, तो ए की जगह ऑपरेटर ए आएगा, और ऑपरेटर इधर किस पे अप्लाई हुआ है, म्यू पे अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर म्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 5 पे अप्लाई किया था तो यहाँ पे 5 आया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड में देखो, ये सबसे राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, न्यू एंड म्यू। और अभी अभी देखा ये किसके इक्वल है, डेल्टा म्यू न्यू के, डेल्टा न्यू एंड म्यू के। और डेल्टा न्यू म्यू तभी वैलिड होगा जब न्यू और म्यू इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पर जो समेशन लगा हुआ है वो बेसिकली दो समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से एक समेशन जो है वो जाई पे रहने देते हैं, और न्यू और जाई जो है इक्वल हो जा, सॉरी न्यू और म्यू जो है वो इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे जाई जो है वो तो एज इट इज आ जाएगा। सो हमारे पास में देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, करेक्ट। सो दिस विल बी 1, और ये जब 1 होगा तो न्यू विल बी इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर जो न्यू है उसकी जगह देखो क्या आ गया, म्यू आ गया, और बाकी टर्म एज इट इज है, बाकी पूरे टर्म एज इट इज है। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अपन आ गए। एंड इन व्यू ऑफ इक्वेशन 2.37a, अब हमें क्या मिलेगा, 2.37a, कौन सी इक्वेशन है 2.37a, यस ये वाली तो है। तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिली है जिसका हमें क्या करना है, यस इट मीन्स देखो क्या हो रहा है हमारे पास में यहाँ पे, अभी हमें क्या मिला था, ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है इसको एज इट इज लिख रही हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए म्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी री राइट दिस एक्सप्रेशन, मुझे एक्सप्रेशन वापस लिखने दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में ये था, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है। 2.37 ए क्या था, 2.37 ये था कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये टर्म जीरो होना चाहिए इफ न्यू नॉट इक्वल टू म्यू। तो हमारे पास यहाँ पर मैं इस ब्लू कलर के रेक्टेंगल में मैंने जो टर्म लिखा है वो मेरे पास क्या है, जाई ए एंड म्यू। तो जाहिर सी बात है अगर डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए मुझे तो ये जीरो होंगे सारे एलिमेंट जब जब जाई और म्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। सो सर्वाइवल कौन से टर्म्स का होगा, जिसके लिए जाई एंड म्यू इक्वल होंगे, और जब जाई एंड म्यू इक्वल होंगे सो ये वाला एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू ए एंड म्यू में। तो यहाँ पर इस टर्म की जगह आ जाएगा ये वाला टर्म, म्यू ए म्यू। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे अच्छे से पता है कि ये जो है म्यू ए म्यू, दिस इज म्यू ए एंड म्यू, ये और कुछ नहीं है बल्कि इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे ए म्यू म्यू, ए म्यू म्यू। और साथ में यहाँ पे क्या है, कैट दिया हुआ है हमें म्यू का, ये हमें मिल गया म्यू। सो सिर्फ एलएचएस इसको मानो और आरएचएस इसको मानो, तो आपको क्या मिल रहा है, इस सिर्फ एलएचएस और आरएचएस को अगर अलग से हम इक्वल करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए जब म्यू पे अप्लाई हुआ, तो हमें, अब इस टर्म को मैं पहले लिख रही हूँ क्योंकि दिस इज जस्ट अ कोफिशिएंट, ये मैट्रिक्स मिली है हमें और वापस हमें हमारा कैट मिल गया। दिस इज आइगेन वैल्यू इक्वेशन। अगर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हो तो आप यही तो पढ़ते हो कि ए ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो कुछ कांस्टेंट मिलता है और वापस वही फंक्शन मिल जाता है, इसे आइगेन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। और ये ए जो होता है वो आइगेन वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स एलिमेंट जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, ये आपके पास क्या है, आइगेन वैल्यू है, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है, आइगेन वैल्यू इक्वेशन है। सो अब यहाँ पे लिखा हुआ है द डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट ए म्यू म्यू इज द म्यूथ आइगेन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए, ये ऑपरेटर ए की आइगेन वैल्यू होगी, और इसे हम स्मॉल ए म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम इसे ए म्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो एज इट इज है, और राइट हैंड साइड वाले पार्ट में कैपिटल ए म्यू म्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, स्मॉल ए म्यू। ठीक है, ये हमें मिल गया, और दैट्स इट, यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल जाएगी। सो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, वी विल से दैट म्यू इज आइगेन स्टेट ऑफ ऑपरेटर ए विद द आइगेन वैल्यू ए म्यू। सो अब आपको समझ में आ गया आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन या जो भी स्टेट है उसके बारे में।
The great importance of the above result is that when equation is valid in one representation, it remains valid in all other representation, even in those where A is not anymore diagonal. इसका एक रिजल्ट है, बस ये कह रहे हैं कि ये सारे रिप्रेजेंटेशन में वैलिड होगा, और वो सही भी है क्योंकि हमने आईजे में भी देख लिया, म्यू न्यू जाई सब में करके देख लिया, वो सब में वैलिड मान आ रहा था हमारे हमारे पास में। बाकी मैं पढ़ना नहीं चाह रही क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीजें कोई मतलब नहीं है। तो ये बॉक्स में जो है लिखा हुआ ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। इफ ए फाई इज इक्वल्स टू ए फाई फाई, देन फाई इज द आइगन स्टेट ऑफ ऑपरेटर ए विद द आइगन वैल्यू ए फाई, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, नाउ जो चीज हमने कैट के साथ में की है वही अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रा स्टेट के साथ में भी करना पड़ेगा। हमें यही चीज ब्रा के साथ में भी करके देखनी है, इस चीज को ब्रा में कैसे लिखेंगे। सो गिवन अ स्टेट फाई, फाई कैट में लिखा हुआ है एंड ऑपरेटर ए है, सच दैट ए जब फाई पे ऑपरेट होता है तो न्यू स्टेट मिलता है काई। तो सबसे पहले तो ये वाली इक्वेशन जो हमें मिली है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन को लेट मी रीराइट। ये बोल रहा है ए फाई पे ऑपरेट होता है और फाई कैट है, तो हमें नया ऑपरेटर नई स्टेट मिल जाती है, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस में है, कैट में है। तो पहले तो इसी इक्वेशन को ब्रा में लिखो। इसी इक्वेशन को जब ब्रा में लिखते हैं तो हमारे पास में क्या मिलेगा, यहाँ पर जो काई है, इस काई की जगह कैट लिखा हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहले ब्रा में लिखो, तो ये मैंने ब्रा में लिख दिया इक्वल टू। अब ये फाई जो है ये हमारे पास किस में आएगा, ब्रा में आएगा, तो ये भी फाई ब्रा में आ गया। और ये बस ध्यान रख लेना कि जैसे ऑपरेटर कैट पे जब ऑपरेटर ऑपरेट होता है तो ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होता है, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर लिखा जाएगा, और ये जो फंक्शन जिस पे ऑपरेट होना है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ब्रा वाले केस में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ब्रा में ये राइट से ऑपरेट होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई ऑपरेटर ए आपको किसी स्टेट पे ऑपरेट करवाना है, अगर वो स्टेट कैट में है तो ऑपरेटर लेफ्ट से ऑपरेट करेगा, अगर वो ब्रा में है तो राइट से ऑपरेट करेगा। सो यहाँ पे क्योंकि वो ब्रा में है तो हमारा ऑपरेटर क्या होगा, राइट से ऑपरेट करेगा। और हमारा सब कुछ जब कैट को ब्रा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑपरेटर का भी क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा या हर्मिशियन ऑपरेटर लेना पड़ेगा। सो हमने ए की बजाय क्या ले लिया, ए डेगर ले लिया। सो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। The proof is straightforward as given below, but the result is often used and therefore we display it in equation 2.38। मतलब ये कह रहा है कि प्रूफ इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो प्रूफ हमें नहीं करना है, हम डायरेक्टली यही करेंगे। ये कैट में है तो ब्रा में हमें यही मिलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन का प्रूफ, प्रूफ ऑफ इक्वेशन ये प्रूफ करवा रहा है, ठीक है कर लेते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हर्मिटिसिटी फॉर अ मैट्रिक्स इट फॉलोज दैट फाई ए फाई को क्या लिखते हैं, ए फाई फाई लिखते हैं। और हमने देखा था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में ए जो होता है वो खुद के ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ठीक है। सो हमारे पास में ए फाई फाई जो होता है वो ए डैगर या जो भी उसका है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर हमें ए डैगर को लिखना है सिर्फ और ए डैगर के आगे फाई फाई लगा हुआ है तो ये इस तरह से लिखेंगे और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वजह से स्टार भी लगा देंगे। अब हमें गिवन है कैट वाली इक्वेशन, तो हमें गिवन है, हमें तो ब्रा वाली प्रूव करनी है, तो कैट वाली इक्वेशन को तो हम यूज कर ही सकते हैं। सो ए फाई जो होता है वो काई से मिलता है हमें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास ए फाई जो है वो काई के इक्वल है, सो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड से इसको क्लोज करो फाई से। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, क्योंकि देखो ए फाई तो पहले से था, ए फाई तो पहले से था, लेफ्ट हैंड साइड में आपने फाई और डाल दिया तो आपको राइट हैंड साइड में भी फाई डालना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में भी हमने फाई डाल दिया। और फाई काई को हम लिख सकते हैं काई फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो इतना तो हमें पता है। इसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा, देयरफॉर काई फाई जो है वो किसके इक्वल आएगा, काई फाई, ये रहा काई फाई जो है, यहां से हमें पता चल रहा है कि फाई ए ऑपरेटर फाई जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, काई फाई और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और हमारे पास में हमें क्या करना है, दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो। तो इस पे अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो इस पे भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का वापस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली क्या मिल जाएगा आपको, काई फाई मिल जाएगा।
सो काई फाई जो है वो किसके इक्वल आएगा, फाई ए फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो कि लिखा हुआ है काई फाई, ये फाई ए फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा, और इस चीज को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे फाई ए, और ये फाई है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो सब पे कर दो, सब पे कर देंगे तो यहाँ तो कैट में भी फाई है और ब्रा में भी फाई है, तो इंटरचेंज भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फाई तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अंदर ए पर भी लगेगा, जब ये अंदर ए पे लगेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डेगर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास LHS है और ये हमारे पास RHS है, इसमें अपन को क्या करना है, फाई से फाई को कैंसिल आउट करो, तो इस फाई से ये फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास काई, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और इधर क्या बचेगा, फाई ए डेगर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो ब्रा के अंदर हमें प्रूफ मिल गया। सो एग्जाम में अगर प्रूफ करने आता है, कैट में इक्वेशन दी हुई है, ब्रा में चाहिए, तो आप ये प्रूफ कर सकते हो। It follows that if phi is eigenstate of A with eigenvalue A phi, then phi is also eigenstate of A dagger with eigenvalue A phi star। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर A phi पे ऑपरेट होता है तब आइगेन वैल्यू A phi मिलती है, तो अगर A dagger इस पे ऑपरेट होगा तो हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पर मिलेगा आइगेन वैल्यू में। ये चीज कैट में लिखी हुई है, यही चीज अगर ब्रा में लिखनी है, सो ए ऑपरेटर अगर फाइव पे ऑपरेट होगा ब्रा में और ए फाइव मिलता है, तो ए डेगर जब फाइव पे ऑपरेट होगा तो ए फाइव का स्टार मिलेगा। ऑफ कोर्स ए इज हर्मिशियन, तो ए डेगर इज इक्वल टू ए एंड ऑल आइगेन वैल्यूज आर रियल, क्योंकि ए डेगर और ए बराबर है, तो यहाँ से ए डेगर और ए बराबर मिल जाएगा अपन को वापस, तो हमारे पास ए फाइव जो आएगा वो रियल आएगा। ये वैसे अलग से प्रूव भी कर लेना। अब एग्जाम्पल में देख लेती हूँ पहले तो कितने सारे हैं, उस हिसाब से हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल है, थोड़ा वो समझ लेते हैं उसको, मतलब एक डिस्कशन करते हैं पोलराइज लाइट का। तो पोलराइजेशन वाला पार्ट क्योंकि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में स्किप कर दिया था, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। हमें यहाँ पर कहा गया है कि लेट्स डिपिक्ट द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हमारे पास कोई लाइट जो है वो प्रोपेगेट कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और मान लीजिए वो Z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकता है वो या तो X में हो सकता है या फिर किस में हो सकता है, Y में हो सकता है। तो यहाँ पे X भी दिया हुआ है, ठीक है, पोलराइजेशन अलोंग X, और एक हमें Y भी दिया है, पोलराइजेशन अलोंग Y। एक्स में हमारे पास ऊपर 1 है, नीचे 0 है, और यहाँ 0 और 1 है, ठीक है, एक्स और वाई स्टेट हमें गिवन है। हमें कहा जा रहा है फॉर इंस्टेंस सपोज करो लाइट जो है वो 45 डिग्री पर पोलराइज्ड है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो फाई जो होगा वो एक्स और वाई का मिक्सचर होगा, और मिक्सचर के अंदर नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर आएगा वो 1/√2 होगा हमारे पास में। तो नॉर्मलाइजेशन वैसे आपने क्वांटम मैकेनिक्स में निकालना देखा होगा, हमारे पास इसका ये जो 1 है इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसका भी कितना है, 1 है। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू √2। इसलिए जो हमारे पास स्टेट है एक्स और वाई, उसको दोनों को किससे डिवाइड करना है, √2 से। तो ये नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका होता है, तो हमने यहाँ नॉर्मलाइज करके नई स्टेट बना ली फाई, तो हमारे पास में एक्स और वाई दोनों को ऐड करना है। अब एक्स और वाई दोनों को ऐड करेंगे तो ये दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 का कॉलम बन जाएगा, और हमें मिल जाएगा 2.41 A। ठीक है, सो हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, वी नाउ इंट्रोड्यूस एन एक्टिव एलिमेंट दैट अफेक्ट्स द two states of polarization differently. This is equivalent to an operator which we can express in matrix form. Suppose हम एक ऑपरेटर लेते हैं A which is expressed by 2.41B, ठीक है, हमने माना है ये ऑपरेटर, थीटा कोई आर्बिट्रेरी एंगल है हमारे पास में। सो वी नोट दैट ए इज ऑलरेडी डायगोनल, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ए जो है पहले से डायगोनल है, क्योंकि उसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, और अभी अभी हमने देखा था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आइगेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इस केस में जो आइगेन वैल्यू है वो एक्स के लिए कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और वाई के लिए कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। सो ए एक्स जो है वो ई की पावर आई थीटा, और ए वाई हमारे पास हो जाएगा माइनस आई थीटा। द आइगेन स्टेट्स, अब हमें आइगेन वैल्यूज पता चल गई, आइगेन स्टेट्स निकालना है। आइगेन स्टेट्स कैसे निकालते हैं हमारे पास में, द आइगेन स्टेट्स आर द बेसिस वेक्टर्स एक्स एंड वाई, हमारे पास एक्स और वाई जो है वो आइगेन स्टेट्स होगी, लेकिन फाई जो है वो ए की आइगेन स्टेट नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका एक्स है वो तो ए ऑपरेटर की आइगेन स्टेट है, राइट, यानी ए को अगर आप एक्स पे ऑपरेट करोगे तो आपको जो आइगेन वैल्यू है ए एक्स मिल जाएगी, और ए ऑपरेटर जो है वो वाई के साथ भी आइगेन वैल्यू इक्वेशन बनाएगा, यानी वाई भी उसकी आइगेन स्टेट है। सो द आइगेन स्टेट आर एक्स एंड वाई, लेकिन जो आपने इन दोनों के मिक्सचर से फाई स्टेट बनाई है, फाई बनाई है, राइट,
कहना चाह रहे हैं कि वो फाई जो है वो ए ऑपरेटर का आइगन स्टेट नहीं है। इसका प्रूफ कैसे, ये देखो, ए को जब फाई पे ऑपरेट करोगे तो मान लीजिए हमें काई मिलता है, उस काई को तो चलो नाम दे रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर कैसे करवाओगे, ये आप खुद करोगे, क्योंकि ए ऑपरेटर आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। सो मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ यहाँ पे, आई थीटा 0 0 एंड यहाँ पे माइनस आई थीटा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, फाई से। और फाई आपके पास कैसे बनेगी, फाई वाली मैट्रिक्स कहाँ से बनाओगे, 2.41, ये देखो, ठीक है। फाई मैं मैट्रिक्स बना देती हूँ, ये बन गई हमारे पास फाई, ये फाई जो है ये रही मैट्रिक्स 1/√2 1 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 1/√2 1 1, तो 1/√2 को तो बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 1 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जब सॉल्व करोगे तो आंसर ये आएगा। तो क्या हमें पता था कि हमारे पास 1 और 1 मिलना चाहिए था, हमें हमारे पास 5, ये हमारा ऑपरेटर था ए ऑपरेटर, करेक्ट, और ये अप्लाई हुआ 1/√2 1 1 पे, 1 1 पे, करेक्ट, क्योंकि ये पूरा था हमारा फाई का स्टेट। आइगेन वैल्यू इक्वेशन तो तब बनती जब हमें कुछ कोफिशिएंट मिल जाता, साथ में वापस हमें ये स्टेट मिलती 1 1, हमें 1/√2 के साथ 1 1 वापस मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपको 1/√2 के साथ 1 1 मिला, नहीं आपके पास मिला, क्योंकि यहाँ पर e की पावर आई थीटा है और यहाँ पे e की पावर माइनस आई थीटा है। अगर ये e की पावर आई थीटा होता तो भी 1 1 मिल जाता, तो इसका मतलब हमें जो फाई है वो हमारा आइगेन स्टेट नहीं है। इनफैक्ट तो फिर क्या मिला, अगर हमें ये जो वैल्यू मिली है, जब हमने एक ऑपरेटर को फाई पे डाला, तो जो नई स्टेट मिली है हमें, वो आइगेन स्टेट तो नहीं है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये 1/√2 ई रेस टू पावर आई थीटा और ई रेस टू पावर माइनस आई थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस रिप्रेजेंट्स इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट एज कैन बी सीन फ्रॉम इक्वेशन 2.8 इफ वी रिकॉल द टाइम डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जब हमने पोलराइजेशन वाला पार्ट स्किप किया था, उसमें इलिप्टिकली पोलराइजेशन के बारे में बताया गया था, तो ये जो काई है ये आपका इलिप्स का इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, we note that the intensity of the light in the state chi is the same as before. Chi 1 है, phi भी 1 है. Note that A as given in equation is not Hermitian except for the tree. ये this is not important. एक तो हमारे पास एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल आई एम नॉट डूइंग इट, ये वाला आप खुद कर लेना, वैसे भी यहाँ कुछ नहीं कर रखा है। अब ये हमारे पास है कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस स्टेट, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।